Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well and fine. So I'm Poonam Sharma, your science teacher. Welcome you all again with another important chapter of bio, which is tissues. So children, in previous class or in previous videos, I have explained the fundamental unit of life chapter, जिसमें हमने क्या किया था, cells के बारे में पढ़ा था. Now in this video, I'll start with new chapter, that is tissues. तो ये टिश्यूज क्या होते हैं, क्या फंक्शन होता है इनका हमारी बॉडी में, एंड वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट. तो वो सारी डिटेल टिश्यूज की हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले टिश्यूज को जानना बहुत ज़रूरी है. ये होते क्या है टिश्यूज. जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने सेल के बारे में पढ़ा था. हमने सेल को बहुत डिटेल से स्टडी किया था कि सेल क्या होता है, इसमें कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और हमने उसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी स्टडी किया था. तो जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत सिंपल होती है. बट अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स, उनकी जो बॉडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. तो इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी के लिए उनको कुछ स्पेशलाइज सेल्स चाहिए होते हैं, और उनकी बॉडी को फंक्शन, ताकि उनकी बॉडी में फंक्शन प्रॉपरली हो सके, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होता है कि हर ऑर्गन पर्टिकुलर अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर सके. क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, तो उसको उनका फंक्शन परफॉर्म करने के लिए भी तो हमें बहुत सारे ऑर्गन्स चाहिए, बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स चाहिए, और हर ये जो ऑर्गन्स है ये पर्टिकुलर एक फंक्शन करते हैं. हमने सेल को क्या कहा था, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि वो लाइफ का स्ट्रक्चर बनाता है. जब ये सेल्स कंबाइन हो जाते हैं तब ये क्या बना देते हैं, तब ये टिश्यूज बना देते हैं. when these cells combine together, or we can say that group of cells combine together, then they form tissues. और जब ये टिश्यूज कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन. जब ऑर्गन्स कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम. और जब ये ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म. इस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. कैसे, पहले सेल, जब ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, टिश्यूज. सेल्स, सेल्स क्या बनाएंगे, टिश्यूज. और जब टिश्यूज कंबाइन हो जाएंगे तो ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन होंगे तो ऑर्गन सिस्टम. और जब ये ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म. तो इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है. सेल्स कौन से हुए, जैसे ब्लड है, ये हमारा एक सेल ही तो है. मसल्स है, तो ये सब हमारे क्या है, दीज ऑल आर सेल्स. फ्लोएम, जाइलम, ये सब, सॉरी, ये सब टिश्यूज है, नॉट सेल्स. ब्लड, फ्लोएम, जाइलम, ये सब हमारे क्या है, मसल्स, ये सब टिश्यूज हैं. तो जब टिश्यूज ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये पर्टिकुलर एक ऑर्गन को बनाते हैं, जैसे किडनी, लिवर, हार्ट, ये सब ऑर्गन्स है. तो जब ये ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं, जैसे हार्ट हमारा, अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो जैसे माउथ है, ईजोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सब मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होके रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. और ये बनाते कैसे हैं, ऑर्गन से. ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, टिश्यूज से. और टिश्यूज कैसे बनते हैं, सेल से. तभी सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले सेल्स ही हैं जो कि इन सबकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि व्हाट आर टिश्यूज. तो टिश्यूज को हम कैसे डिफाइन कैसे करते हैं, ये जनरली 1 मार्क में पूछा जाता है. व्हाट आर टिश्यूज. तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ सेम कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन आर टर्म्ड एज टिश्यूज. जब ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन हो जाते हैं वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं. ठीक है. अगर हम बात करते हैं टिश्यूज की, तो वी हैव प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो प्लांट्स और एनिमल्स दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ऑल्दो दोनों के दोनों ही फंक्शंस करते हैं सारे, जैसे कि रेस्पिरेटरी फंक्शन दोनों में होगा, रिप्रोडक्शन दोनों में होता है, सर्कुलेशन दोनों में होता है, ट्रांसपोर्टेशन दोनों में होता है. बट द वे ऑफ दीज फंक्शंस आर डिफरेंट. ये होते कैसे हैं प्रोसेसेस, द वे ऑफ परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस आर एंटायरली डिफरेंट, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है.
अगर हम प्लांट्स को और एनिमल्स को कंपेयर करके देखें, अगर हम सिर्फ प्लांट्स की बात करते हैं, जो प्लांट के अंदर में जो टिश्यूज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एनिमल टिश्यूज से, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं करते हैं। प्लांट्स कैन नॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे स्टैंड एट वन प्लेस ओनली। वहीं पे खड़े खड़े वो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, वहीं पे वो रेस्पिरेशन भी कर देते हैं, वहीं पे एक्सक्रीशन भी हो जाता है, वहीं पे ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन सब एक ही प्लेस पे हो जाता है। तो यानी कि उनकी बॉडी उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी एनिमल्स की है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वी ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स भी। तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सेम केस विद द एनिमल्स ऑल्सो। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो उनको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, और एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो उनको सेल्स भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सेल्स ही तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर सेल्स उनको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा सेल्स आएंगे उनकी बॉडी में, उनका बॉडी स्ट्रक्चर और ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हैं तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर इज एंटायरली डिफरेंट। जितना कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर एनिमल्स का होता है उतना प्लांट्स का नहीं होता है, ड्यू टू दिस रीजन ओनली। और अगर हम प्लांट्स में ग्रोथ की बात करते हैं तो उनकी इनडेफिनेट ग्रोथ होती है, कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है जहां से उनकी ग्रोथ हो जाए। लीव्स भी ग्रो करती हैं, रूट्स भी ग्रो करती हैं, और उनका बार्क जो ट्री जो रहता है वो भी ग्रो करता है, ब्रांचेस भी ग्रो करती हैं। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनकी ग्रोथ एक डेफिनेट ग्रोथ होती है, और ये इट इज नॉट कन्फाइंड टू सर्टेन रीजन्स। हर रीजन में अलग अलग नहीं होगी, वो एक सिमेट्रिकल शेप होते हैं उनकी, और सिमेट्रिकली उनकी ग्रोथ पॉसिबल होती है। तो जो एनिमल टिश्यूज होते हैं इसीलिए वो प्लांट टिश्यूज से अलग होते हैं, क्योंकि उनमें ग्रोथ जो होती है वो हर रीजन में अलग अलग नहीं है। एक पर्टिकुलर उनकी पूरी बॉडी की एक डेफिनेट ग्रोथ होती है, जबकि प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स के अंदर में हर रीजन में क्या होता है, अलग अलग ग्रोथ है। तो टिश्यूज आर डिफरेंट। अब उसके अंदर में अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर हम प्लांट्स के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो प्लांट्स का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना एनिमल्स का है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, स्टमक है, बहुत सारे ऑर्गन्स बॉडी में प्रेजेंट है, और उनका स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी करें इट इज क्वाइट वेरी कॉम्प्लेक्स। और इसीलिए एनिमल जो टिश्यूज रहते हैं वो प्लांट टिश्यूज से एंटायरली डिफरेंट होते हैं। तो दैट्स व्हाई एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज आर एंटायरली डिफरेंट on the basis of their growth, on the basis of their structure, and on the basis of their movement. इसी वजह से they have different type of tissues. So I hope this is clear to you why plant tissues are different from animal tissues. This is the difference between plant tissues and the animal tissues. अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज की, जिसे हम कहते हैं कि प्लांट टिश्यूज बहुत सिंपल होते हैं। तो प्लांट टिश्यूज जो रहते हैं बेसिकली वो हम उनको कैसे सेग्रीगेट करते हैं, उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी के ऊपर में। अगर वो डिवाइड होते रहते हैं, कुछ डिवाइड होते रहते हैं, कुछ डिवाइड नहीं होते हैं, तो इनको हम दो कैटेगरी में डालते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑफ प्लांट टिश्यूज आर दोज विच कीप ऑन डिवाइडिंग। इनमें जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, लेकिन एक स्टेज आती है when these meristematic tissues stop dividing, then they convert into permanent tissues, and once they become permanent tissue then there is no division of cell takes place. तो जब इसका मतलब क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज हुए जो जिनमें की डिवीजन होता रहता है, और जब उनमें डिवीजन स्टॉप हो जाएगा तब वो क्या बन जाएंगे, परमानेंट टिश्यूज। और परमानेंट टिश्यूज बनने के बाद में उनमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। तो ये हमारे दो तरीके के प्लांट टिश्यूज हैं, और इनके बारे में हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यूज और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और ये परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है,
तो अभी हमने दो तरीके के टिश्यूज देखे, प्लांट टिश्यूज और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। पहले हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्योंकि ये डिवाइड होते रहते हैं, जब ये डिवाइड होते रहेंगे तो थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि जो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है, एनिमल्स की तरह नहीं होता है ये। जैसे एनिमल्स में ग्रोथ एक आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम और आफ्टर सर्टन एज दैट ग्रोथ स्टॉप्स, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद में उनकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। जैसे जनरली बॉयज़ में 14-15 ईयर्स तक और गर्ल्स में 12-13 ईयर्स तक बॉडी की ग्रोथ होती है, उसके बाद में इट स्टॉप्स, फिर चेंजेस आते हैं बॉडी में, दैट इज डिफरेंट। बट अगर हम ग्रोथ की बात करें तो एक एज के बाद में ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है। लीव्स को प्लग कर लो, फ्लावर्स को प्लग कर लो, फिर आ जाएंगे। इफ यू विल वाटर देम, प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, तो न्यू लीव्स कैन कम अगेन। तो उसमें ग्रोथ क्या है, बार बार ग्रोथ हो रही है। स्टेम को ब्रेक कर दो, ब्रांच को ब्रेक कर दो, इट विल ग्रो अगेन। तो ग्रोथ प्लांट्स में थ्रू आउट द लाइफ होती है, ठीक है। तो इसीलिए उसमें कैसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। लेकिन परमानेंट टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, और परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जिनके अंदर में सेल्स की डिवाइडिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। जब सेल्स डिवाइड अब नहीं होंगे आगे, तो वो क्या बन जाएंगे, परमानेंट टिश्यूज। और वो कौन से होते हैं वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम ये करेंगे कि कैसे कैसे हमारे पास में टिश्यू होते हैं प्लांट्स के अंदर में। तो जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, और जो अपनी एबिलिटी को लूज कर देते हैं वो परमानेंट टिश्यू है। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की मैं आपको बात कर रही हूँ, ये स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है। जैसे कि रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स हैं, या शूट टिप है, ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन्हीं डिवाइडिंग टिश्यूज की वजह से ही जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये इन रीजन्स पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं ये बहुत एक्टिव होते हैं। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर सेल्स आर वेरी एक्टिव। एक्टिव होंगे तभी तो डिवाइड करेंगे। सेल्स आर वेरी एक्टिव, और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो साइटोप्लाज्म होता है, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। और इनकी जो सेलुलोज वॉल होती है वो थिन होती है, काफी थिन सेलुलोज वॉल। दिस इज थिन सेलुलोज wall, and they have a prominent nuclei। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। the characteristics of meristematic tissues, okay। और इसके अलावा इसमें ये तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है। इसके अंदर में वैक्यूल्स या तो बहुत स्मॉल होंगे, अगर आपको याद हो जब हमने एनिमल और प्लांट सेल का हमने स्ट्रक्चर किया था, वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होता है, काफ़ी बिग साइज में होता है। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें या तो वैक्यूल एब्सेंट होगा, इधर एब्सेंट, इधर एब्सेंट, और स्मॉल इन साइज, ठीक है, वेरी स्मॉल इन साइज। नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and mitochondria are not fully developed, are not fully developed। और प्लास्टिड जो इसमें प्रेजेंट होंगे, plastids are present in the form of protoplastids, in the form of
प्रोटोप्लास्टिड्स, ये सभी जो जितने भी हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, ये सभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जनरल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और मेटाबॉलिक रेट जो रहेगा सेल्स का वो बहुत हाई रहता है, मेटाबॉलिक रेट इज वेरी हाई, इज वेरी हाई। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो भी हैं, जो कि डिवाइड होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, ये उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं हमारे। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे 3 टाइप्स के बेसिकली, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो चाहे ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, चाहे ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, या इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, इन सभी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सभी में ये कॉमन पॉइंट्स रहते हैं। क्या है कॉमन पॉइंट्स? इन सभी के सेल्स कैसे रहेंगे? काफी एक्टिव रहते हैं। दे हैव वेरी डेंस साइटोप्लाज्म, इनकी थिन सेलुलोज वॉल होती है, न्यूक्लियाई काफी प्रोमिनेंट रहता है इनके अंदर में, वैक्यूल या तो एब्सेंट रहेगा या स्मॉल रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फुली डेवलप्ड, then plastids are present but in the form of protoplastids, जिसमें ये प्रोटोप्लास्टिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। देन मेटाबॉलिक रेट जो है काफी हाई रहता है इसके अंदर में। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट सेल और प्रेजेंट इन प्लांट्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, कहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एंड दीज आर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो दीज आर डिफरेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विच आर प्रेजेंट हियर। अब हम बात करते हैं इन डिफरेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। So these are, these meristematic tissues, they consist of actively dividing cells. Actively dividing cells मतलब ये cells इतने active रहते हैं, they keep on dividing throughout the life. Like I just now I told you कि when the plants grow, it grow throughout the life. तो plants में जो growth होती है वो पूरी life रहती है. If you'll cut the leaf or if you'll cut the branch, so it will grow properly. It will grow throughout the life. It is not like in case of animals. Animals में the growth stops at after certain age of a time, but it will not happen in case of plants. Okay, so in meristematic tissues these consist of actively dividing cells, and depending on their location, जहां से plants की growth होती है ये वहीं पर present होते हैं। and what are those regions जहां पे आपको meristematic tissues देखने को मिलेंगे? see, apex part में, shoot part में और root part में, क्योंकि these are the 3 regions from where the ग्रोथ ऑफ अ प्लांट टेक्स प्लेस, तो जहां से प्लांट की ग्रोथ होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और इनकी लोकेशन क्या है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, एपी मीन्स एपेक्स, टॉप मोस्ट। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है टिप्स पे, रूट्स और शूट्स के। तो इट इज प्रेजेंट एट द रूट टिप ऑफ द रूट्स एंड शूट्स और स्टेम्स, यू कैन से दैट, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? ये इंक्रीज करता है लेंथ की हाइट को। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, इट लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। तो ये इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ये हाइट को इंक्रीज करता है प्लांट्स की। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। अगर हम बात करें इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है नोड्स और इंटरनोड्स पे या बेस ऑफ द लीव्स। ये लीव्स के बेस पे प्रेजेंट होगा और इंटरनोड्स। फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिखाई दे रहा है शुगर केन का, अगर हम स्ट्रक्चर दिखाती हूँ मैं आपको, शुगर केन कुछ ऐसा होता है। तो ये जो पॉइंट्स रहते हैं इन्हें हम बोलते हैं नोड्स, और इनका जो बीच का जो पॉइंट होता है इनको बोलते हैं इंटरनोड्स।
तो हम ये कह सकते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स, और इसका मेन फंक्शन है इट हेल्प इन द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने तो क्या किया, स्टेम और रूट्स की लेंथ को ग्रो किया, इंटर कैलरी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट, ऐसे स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, ठीक है। फिर आता है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात करें, इट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट, यानी कि ये लेटरल साइड, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा, दिस इज लेटरल साइड, और इसका फंक्शन होता है टू इंक्रीज द गर्थ और विड्थ ऑफ द रूट्स एंड स्टेम, यानी कि कितना चौड़ा होगा, the width or the, okay, and it is also responsible for the secondary growth, it is also responsible for the secondary growth, okay। और इसके एग्जाम्पल्स हैं वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क, इसके एग्जाम्पल हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्थ। व्हेन यू कट अ प्लांट, आपने देखा होगा जब आप प्लांट को कट करोगे, इसका टीएस सेक्शन, टीएस सेक्शन मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर आप ऐसे करते हो तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो दिस width or girth of a plant is under the control of this meristematic tissue, sorry, this lateral meristematic tissue। तो हमारे ये तीन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, कौन से हुए, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो एपिकल इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है। सेकेंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ और नोड्स ऑफ द लीफ एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट, ऐसे लंबा जो प्लांट ग्रो करता है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स और पैरेलल साइड्स ऑफ द पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द रूट एंड शूट, ये पैरेलल पे, ठीक है। एंड इट्स फंक्शन इज टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। और इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया क्या है, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क। So these are different type of meristematic tissues and they keep on dividing throughout the life. Now this is very important topic और इस पे जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, और वो क्या है क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो आंसर इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और क्वेश्चन कैन कम, what are meristematic tissues? The tissues which keeps on dividing throughout the life of plant are known as meristematic tissues. Or question can come on the basis of their position, where apical meristematic tissues are present and what is their function. So they are present at the growing tips of stems and roots, and their function is to increase the length of stem and root. Or question can come on the position of intercalary meristematic tissue, and the answer is they are present at the base of leaves or internodes. और function पे अगर पूछा जाए तो their function is for the longitudinal growth of plant. Question can come on lateral meristematic tissue as well, that where they are located. So they are present on the lateral sides or the parallel growth of stem and roots, and their function is to increase the girth or thickness of stem and roots. So these are the very important questions which I have discussed according to exam point of view, and sometime question can come ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम ऑल्सो। तो आपको ये डायग्राम भी लर्न करना पड़ेगा, कई बार ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी क्वेश्चन में ये एग्जाम में आ जाता है, तो यू हैव टू लर्न दिस डायग्राम एज वेल। या एग्जाम में कई बार ये डायग्राम दिया होता है, आपको लेबल करना होता है कि कहाँ पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है, कहाँ पे इंटरकैलरी प्रेजेंट है, और या कहाँ पे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है। और किस तरह के और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट हैपेंस टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने सेल्स बनाता है तो उसका क्या होता है, जो सेल्स बनते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से वो अपना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और कुछ टाइम के बाद में जब उनकी एबिलिटी लूज हो जाती है डिवाइड करने की, तो वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। और जब ये एक बार परमानेंट टिश्यूज बन जाएंगे तो उनकी अपनी पर्टिकुलर एक शेप हो जाती है, साइज हो जाती है, और उनका पर्टिकुलर एक फंक्शन होता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। और क्वेश्चन कैन कम, लिस्ट एनी 4 salient फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करे, ये वाले ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के ऊपर में कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आते हैं तो आप ये इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के, चाहे वो एपिकल है, चाहे लेटरल है, चाहे इंटरकैलरी है। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो हमने प्लांट्स को किस में डिवाइड किया, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में और एक परमानेंट टिश्यूज में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड होते रहते हैं, और जब वो डिवाइड होना बंद कर देते हैं तो हम उनको बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज। और मेरिस्टेमेटिक एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी 3 तरीके के होते हैं, और परमानेंट 2 होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम परमानेंट की अब बात करें तो ये होते हैं 2 टाइप के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में भी ये होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। अब परमानेंट टिश्यू जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब सेल्स अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर देते हैं, देन दे बिकम परमानेंट टिश्यूज। ओके, अब ये परमानेंट टिश्यू जैसे बताया मैंने आपको, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल मतलब इसमें सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज इन विच ओनली वन टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट। अब इस क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तरीके के सेल प्रेजेंट होते हैं, तो ये 3 टाइप्स के हैं हमारे पास में सिंपल परमानेंट टिश्यू। पहला आता है हमारा पैरेन्काइमा, सेकेंड इज कोलेनकाइमा, and third is sclerenchyma. So these are 3 permanent tissues, which simple permanent tissues which are present in plant, but these also lose their ability to divide, then they become the permanent tissue. तो हमारे पास में 3 permanent tissues हुए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो हम पहले बात करते हैं पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा टिश्यूज कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये है ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन मतलब जब आप ऐसे कट करते हो, लॉन्गिट्यूडनल व्हेन यू कट लाइक दिस। ओके, ट्रांसफर्स हम ऐसे कट करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल में हम ऐसे कट करेंगे। पहले अगर हम बात करें पैरेन्काइमा की, ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जितने भी प्लांट के जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो parenchyma are present where the soft part of plant are present, और ये बेसिकली पैकेजिंग टिश्यू होते हैं प्लांट बॉडी के, इनको पैकेजिंग टिश्यू भी कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एबंडेंट टिश्यू होता है। दिस इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू विच इज फाउंड इन plants. This is the most abundant permanent tissue which is present in plant, and it is basically distributed in various parts like roots, stems, leaves, stems, roots, then leaves, flowers and fruits. So these permanent tissues are present in roots, stems, leaves, flowers and fruits. This is the most abundant tissue found in plant. Okay, अगर हम इसकी characteristics की बात करें, as I told you, they are made up of only one type of cell. So they are made up of unspecialized living cells with thin cell wall. They have, first is thin cell wall. They have thin cell wall. Okay, and the shape of the cells are quite oval, round or polygonal. As you can see,
shape is like oval. I'll write here, shape is oval or polygonal, कैसी भी शेप हो सकती है इसकी. ओके, then cells are loosely packed and abundant intercellular spaces are present. Cells of parenchyma are loosely packed. They are loosely packed, and as a result they have intercellular spaces. As you can see, they have intercellular spaces. Intercellular means cells के बीच में, इनके सेल्स के बीच में क्या होती है, काफी स्पेसेस प्रेजेंट होती है. ओके, देन ईच सेल एनक्लोजेस अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विद अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूक्लियस. तो इसमें क्या होगा, लार्ज, सी अब इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल या तो एब्सेंट होगा या स्मॉल होता है. इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट. Central vacuole is present. Okay, with a peripheral cytoplasm. उसमें dense cytoplasm था, इसमें क्या था, with a peripheral मतलब बाहर की तरफ पे, periphery यानी surface पे, peripheral cytoplasm is present. Cytoplasm is present. So these are the characteristics of parenchyma, and due to the presence of these intercellular spaces, they give buoyancy to the plant. अब वो क्या होता है, कैसे होते हैं parenchyma tissues, कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी आपको बता देती हूँ. तो these are the characteristics of parenchyma tissue, like they have thin cell wall, shape is oval or polygonal. इसके बाद में क्या है, cells are loosely packed. As a result of they have intercellular spaces, large central vacuole is present with a peripheral cytoplasm. Okay, after this अगर हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं, पैरेन्काइमा के फंक्शंस क्या होते हैं. पैरेन्काइमा का फंक्शन है, ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुए. ठीक है, अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, इसके अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा, सबसे पहले तो होता है स्टोरेज ऑफ फूड. इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड. सेकेंड, इट मे कंटेन क्लोरोफिल और मे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. इट मे कंटेन क्लोरोफिल. ओके, जब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा पैरेन्काइमा में, तो उस पैरेन्काइमा को हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा. क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा. अच्छा, इसमें it prevents the parenchyma stems and roots stores nutrients and water. मैंने बताया स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है. it store waste material also. it store waste material. Okay, in the form of gum, crystals, resins, etc. Then sometimes they have intercellular spaces between them. They have intercellular spaces. When they have intercellular spaces, they give buoyancy to the plant, and that time these parenchyma are known as erenchyma. erenchyma. जब इन पैरेन्काइमा के अंदर में एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, तो उस पैरेन्काइमा को हम क्या कहते हैं, एरेन्काइमा, जिससे ये कैन इजीली फ्लोट ऑन द वाटर. जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर में ये एयर स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस जिनको हम बोलते हैं, जिससे ये बॉयंसी देता है. बॉयंसी क्या होता है, फ्लोटेशन. ये फ्लोट करते रहते हैं इजीली वाटर के ऊपर में. ओके, सो दैट्स व्हाई, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम दे आर नोन एज एरेन्काइमा. तो पैरेन्काइमा भी हमारे कितने, 2 टाइप्स के हुए. एक तो पैरेन्काइमा खुद ही है जिसके अंदर में सारे प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट हुआ तो हम उसको क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा, जिससे कि वो फूड को प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. और उसमें अगर एयर स्पेसेस प्रेजेंट हैं विच गिव्स बॉयंसी, विच
to the plant. So in that case, that parenchyma is known as एरेनकाइमा. तो पेरेनकाइमा दो तरीके के हुए, कौन कौन से? क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा. जनरली इस पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. वाई और द टाइप्स ऑफ पेरेनकाइमा सेल्स. तो आंसर इज क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा. So this is due to the presence of chlorophyll. It prepares food, and this is due to the presence of air spaces, which gives buoyancy. Okay. So these are the types of parenchyma tissues and their function. So we'll study about collenchyma in next class. Till then, what you need to do is revise this topic, whatever I have taught you. तो जितना भी अभी तक आज हमने पढ़ा है, आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए. आज हमने क्या क्या किया है एक बार ज़रा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. आज हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज. प्लांट टिश्यूज कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को आज हमने डिटेल में किया है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो कितने टाइप के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी. तो एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, उनकी लोकेशन क्या है, उनका फंक्शन क्या है, ये आज हमने डिटेल में किया है. और परमानेंट टिश्यू का आज हमने पेरेनकाइमा किया है, और पेरेनकाइमा भी कितने टाइप के होते हैं वो मैंने आपको बताया है. तो till now I'll end my class here. So what you need to do is revise the topic, watch this video again and again. जितना आप वीडियो को देखेंगे उतना ज़्यादा आपको और क्लैरिटी आएगी और उतना ज़्यादा आपको और ज़्यादा समझ में आएगा. तो एक बार इसको ज़रूर रीड कीजिएगा. तो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.